नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों की कमर टूट गई है। जान बचाने के लिए नक्सली या तो अब छत्तीसगढ़ छोड़ रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। नक्सली भूपति और रूपेश के नेतृत्व में 210 नक्सलियों के सरेंडर के बाद अब उदंती एरिया कमेटी ने भी आत्मसमर्पण की इच्छा अपनी जाहिर कर दी है। इसे लेकर उदंती एरिया कमेटी ने एक लेटर भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। जो कल किसी की जान लेने से डरते नहीं थे, वो आज सरेंडर की गुहार लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली भूपति और बस्तर में सीस मेंबर रुपेश के नेतृत्व में 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। तो अब नक्सलियों की उदंती एरिया कमेटी ने भी सरेंडर करने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही अपने साथियों से भी हथियार डालने की अपील की है। आपके माध्यम से कई बार मैंने इस क्षेत्र के सक्रिय नक्सली को अपील किया था कि वे भी समाज की मुख्य धारा में लौट आए और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। उनके कई साथियों ने गरियाबंद जिले में इस तरह से आत्मसमर्पण किया है और अब जिस तरह बस्तर में भी कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, तो ये एक अच्छा संकेत मैं मान रहा हूँ। उदंती एरिया कमेटी की तरफ से नक्सल लीडर सुनील ने पर्चा जारी किया है। नक्सल लीडर सुनील ने पर्चा में लिखा था कि आज की परिस्थितियों के अनुसार हथियार के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए हथियार छोड़ रहे हैं। पहले सोनू दादा ने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र में सरेंडर किया। फिर लीडर रुपेश ने 210 साथियों के साथ हथियार छोड़ा। सुनील ने लिखा कि सशस्त्र आंदोलन को विराम दिया गया है। इन सभी ने सरकार को अपने हथियारों को सौंप दिया है। हथियार बंद संघर्ष को विराम देने के लिए सोनू ने बुकलेट जारी किया है, जिसमें लिखा है कि आज की परिस्थितियों में सशस्त्र आंदोलन चलाना मुश्किल है। बाकी जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत है, जो गोबरा एरिया, सीता नदी एरिया, एसडीके और सीनापल्ली एरिया के भी जो सक्रिय नक्सली है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वे भी जल्द से जल्द ये आत्मसमर्पण की पहल करें और समाज की मुख्य धारा में लौट आए अपने हथियार के साथ। आपको बता दें कि नक्सलियों के कई संगठन एक के बाद एक सरेंडर कर रहे हैं। इस साल की बात करें तो सुकमा में 15 अक्टूबर को 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जबकि 14 अक्टूबर को गढ़चिरौली में 61, वहीं बीजापुर में 2 अक्टूबर को 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जबकि दंतेवाड़ा में 24 सितंबर को 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। वहीं सुकमा में 12 जुलाई को 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। सुकमा में ही 18 अप्रैल को 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जबकि तेलंगाना में 5 अप्रैल को 86, बीजापुर में 30 मार्च को 50 और 23 मार्च को 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। आपको बता दें कि जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उससे नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। अब उनके पास सरेंडर के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। उदंती एरिया कमेटी ने एक नंबर जारी कर 20 अक्टूबर को सभी नक्सलियों को इकट्ठा होने की अपील की है। एनडीटीवी के लिए गरियाबंद से हिमांशु सांगनी की रिपोर्ट। तो देखिए, नक्सली अब धीरे धीरे बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। हिमांशु, अब धीरे धीरे जो कमर थी अब टूटती हुई नक्सलियों की नजर आ रही है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इसका भी अंत हो रहा है। अगर उदंती कमेटी भी सरेंडर कर सकता है तो ये कितनी बड़ी सफलता इसे देखी जाए हिमांशु। और जो लेटर जारी किया है उसमें क्या जिक्र किया है, इस लेटर में क्या इसकी बड़ी बातें हैं, कोई समय इसमें तारीख दी गई है कि कब वो सरेंडर कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एरिया अगर गरियाबंद और जो धमतरी और उड़ीसा की ये बॉर्डर है, गरियाबंद जिसे माना जाता है, इसे नक्सलियों की लेवी के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से अगर झटका माना जाएगा अगर ये सारी कंपनियां सरेंडर करती हैं। उड़ीसा में जो खदानें हैं वहां से भारी भरकम लेवी मिलती है नक्सलियों को। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में भी है तेंदुपत्ता की पूरी, यहाँ से ही नक्सलियों की लेवी जमा होती है। इसी के बल पर आर्थिक रूप से नक्सली काफी मजबूत है। और जो कल जो लेटर मिला है, जो सुनील है अभी वो सबसे बड़ा लीडर माना जा रहा है। 3 सीसी मेंबर इस इलाके में बताए जाते थे, जिसमें से चलपति को जनवरी में पुलिस ने मार गिराया था और उसके 8 महीने बाद सितंबर में मनोज को मार गिराया है। मनोज के बाद एक गणेश उइके है जो फिलहाल यहां से फरार है और उड़ीसा में कहीं छिपा जाए बताया जा रहा है। उसके अलावा सुनील ही एक ऐसा मेंबर है जिसकी सारे के सारे नक्सली सुनते हैं और सुनील ने ही कल पर्चा जारी किया और उसने 20 दिसंबर यानी दिवाली के दिन 12:30 बजे अपना एक नंबर जारी किया और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जारी की है, जिसमें नक्सलियों से अपील की है कि वे इसमें बात करें, एकत्र हो
और एकत्र होकर सरेंडर करें, क्योंकि वर्तमान समय में जो नक्सलियों के खिलाफ हालात बने हैं उसमें उन्होंने एक लाइन भी लिखी है कि जो हालात बने हैं उसमें अभी सुरक्षा बलों से नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करने की स्थिति में अभी और कमजोर पड़ चुके हैं पहले पूरी तरह से। इसके लिए अब नक्सलियों को सरेंडर करना चाहिए। बिल्कुल 12:30 बजे का ये हिमांशु समय बताया है। क्या इसमें जिक्र किया है कितने ऐसे नक्सली हैं जो कि मुख्यधारा में लौट सकते हैं, लेकिन अभी केवल लेटर जारी किया है। और छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं एक नई सियासत भी अभी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि केवल ये नक्सली हथियार डाल रहे हैं, लेकिन जो उनकी नीयत है, जो उनके विचार हैं, वो अभी जस के तस हैं। जी देखिए, मैं कहूँगा पूरी तरह से इच्छा शक्ति की कमी है। कांग्रेस की सरकार भी थी, इसके पहले 5 साल भूपेश बघेल की भी सरकार थी, लेकिन जिस तरह से नक्सलियों का सफाया बीजेपी ने अभी आने के बाद पिछले 1.5-2 सालों में किया है, ये छत्तीसगढ़ के जिला बनने के बाद इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं हुआ है। गरियाबंद में नक्सल मोर्चे की शुरुआत करें तो आज से लगभग 16 साल पहले पहली बार नक्सलियों को यहाँ पे रेकी करते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद 2009 में एक बड़ा नेता था जो यहाँ पे गोपन्ना जिसे कहते हैं, उससे 2009 में सुरक्षा बलों ने पकड़ा था। वो पहली बार था गरियाबंद में जब इतना बड़ा हार्डकोर नक्सली पकड़ाया था। हालांकि जिस गांव से वो नक्सली पकड़ाया था उसके 1 महीने के बाद उस सरपंच की निर्ममता से हत्या कर दी, जिसके बाद नक्सलियों की गरियाबंद जिले में पूरी तरह से उपस्थिति देखी गई है। आज 16 साल के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि नक्सलियों पर लगातार दबाव है। जनवरी की मुठभेड़ देखें जिसमें 16 नक्सली मारे गए, सितंबर की मुठभेड़ देखें जिसमें 10 नक्सली मारे गए, दोनों में एक सीसी मेंबर मारा गया है। लगातार नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। नगरी एरिया की जो एक है जानसी करके 8 लाख की नामी नक्सली, उसका भी काफी प्रभाव था, वो भी काफी सीनियर लीडर मानी जा रही थी। आज वो नक्सली पुनर्वास केंद्र में सिलाई मशीन सीख रही है और लोगों को, दूसरे नक्सलियों को भी प्रेरित कर रही है कि वो मुख्य धारा से जुड़े। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाव बना हुआ है नक्सलियों के ऊपर लगातार, जिसके चलते सरेंडर करने को मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल सरेंडर करने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं हिमांशु, लेकिन सवाल ये है कि जो सालों की समस्या है, क्या वाकई में 2026 जो मार्च डेडलाइन तय की गई है उससे पहले नक्सलियों का सफाया हो जाएगा, इन्हें मुख्यधारा में लौटा दिया जाएगा और जो नहीं लौटेंगे उनको ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन लोगों की अब निगरानी कैसे रखी जाए, क्योंकि सालों से जो नियत नक्सलवाद जो देखते आ रहे हैं, जिससे पले बड़े हैं, अचानक से अब मुख्यधारा में जुड़ जाएंगे तो इन पर अब पुलिस की, हमारे जवानों की कैसे नजर रहेगी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने भी गरियाबंद जो एसपी उनसे ये बात की थी कि आप किस तरह से इनको वापस पुराने लय में लाएंगे, तो उन्होंने बताया जितने भी नक्सली हैं लगभग सारे एरियो से कटे हुए हैं, जंगल में घूमते हैं, इनका काफी हद तक ब्रेन वॉश किया है पुलिस के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में। तो सबसे पहले तो हम वो उनके बीच में से खत्म करते हैं कि पुलिस कितनी आसानी से उनके साथ मिली जुली है, जनप्रतिनिधि उनको स्वीकार कर रहे हैं, सरेंडर के बाद आम आदमी की तरह वो शहर में घूम सकते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो एक ब्रेन वॉश किया जाता है नक्सलियों का, जंगल में रखकर उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट दिया जाता है, किसी से वो मिल ना सके, किसी से बात ना कर सके, और उनकी ही एक थोपी गई विचारधारा नक्सलवाद की उनके ऊपर हावी रहती है, उनके ऊपर लागू रहती है, जिससे पुलिस पहले पूरी तरह से वो जो ब्रेन वॉश है उसे ठीक करती है, उसके बाद आम धारा में जोड़ती है। जोड़ने के लिए उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, उनको हुनर भी सिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नक्सली अपने परिवार से भी बातचीत करने लगे हैं, उनके परिवार भी उन्हें अपनाने के लिए तैयार है। कई नक्सली ऐसे हैं जो आगे नौकरी करना चाहते हैं। एक नक्सली हमने जिससे बात की थी, सरेंडर किया है, वो ड्राइविंग सीख रहा है। उसने कहा मैं ड्राइविंग सीखना चाहता हूं और मैं अपने परिवार के पास वापस जाकर मैं नौकरी करना चाहता हूं। जानसी है, वो सिलाई मशीन सीख रही है, उसके साथ 2 औरतें, झुमकी और एक और नक्सली, वो भी सीख रहे हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं नक्सली भी मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ आकर वापस रहना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि समय के साथ इनकी नीयत भी बदल चुकी है और तस्वीर भी अब बिल्कुल अलग नजर आ रही है। जिस तरह से जो नक्सली कभी ग्रामीणों पर अटैक करते थे, जब हमारे जवान यहाँ पर निकलते थे सर्चिंग के लिए, तो कभी उन पर अटैक करते थे, कभी आईडी प्लान करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बदलाव की ये जो स्थिति है वो यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा सरेंडर को लेकर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु आपका। और चलिए अब बात करते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को लेकर नया खुलासा हुआ है। बिना लैब टेस्टिंग के बाजार में बिकी थी कोल्ड ड्रिप। ये वही कोल्ड ड्रिप है जिसने मध्य प्रदेश में 25 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली। और ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, देखिए, केमिकल एनालिस्ट माहेश्वर